हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर एज अ टॉपिक। नाउ एज यू नो, प्रतिबद्ध सीरीज चल रही है जहां पर आपको मेंस ओरिएंटेड थ्योरी एज वेल एज पीवाईक्यूज करवाए जाते हैं। सो उसी को हम आगे लेके चलते हैं। हमारा जो चैप्टर्स हैं एग्जीक्यूटिव तक कंप्लीट हो चुके थे, यहाँ पर हम लेजिस्लेचर को स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे पीवाईक्यूज भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरी को हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले पार्लियामेंट्री फंक्शंस क्या एग्जिस्ट करते हैं उसको देख लेते हैं ना। एज द नेम सजेस्ट, ये क्या करता है? लेजिस्लेशन, लॉ बनाता है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है? इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। सो बेसिकली इट इज द हाईएस्ट डेलिबरेटिव फोरम जिसमें यहाँ पर लेजिस्लेट किया जाता है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन। ना बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इट इज द विल ऑफ द पीपल। सो जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आपको लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, और जो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो आपको राज्यसभा में देखने को मिलती है। तो हमारा पार्लियामेंट बायकैमरल लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलता है। नाउ बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सो बेसिकली आपकी जवाबदेही है ना। डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। सो बेसिकली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके रिगार्डिंग होगी? पीपल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्टोरल। सो यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। फाइनेंशियल मैटर्स की अगर बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है द बजट सेशन which is an annual financial statement. It is also laid down by the parliament. टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। टैक्स जो है, अथॉरिटी कौन है टैक्स लगाने की? इट इज द पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिक्वायर्स सैंक्शन। ना जो भी सैंक्शनिंग पावर्स हैं वो भी आपको पार्लियामेंट के पास ही देखने को मिलती हैं। या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं या कोई भी इमरजेंसी पावर्स की बात करते हैं, सारी पावर्स कौन रिटेन कर लेता है? इट इज द पार्लियामेंट, राइट। सो दैट इज व्हाई पार्लियामेंट बिकम्स अ क्रूशियल आप कह सकते हैं की स्टोन बन जाता है हमारी डेमोक्रेसी का, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम जुडिशियल फंक्शंस की बात करते हैं तो ये इंपीचमेंट भी कर सकते हैं किसकी? प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की। सो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं इनके पास जुडिशियल पावर्स भी एग्जिस्ट करती हैं। क्लैरिटी है? सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। वो चैलेंजेस कौन से हैं? आपको 3 Ds से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अक्रोनिम्स होते हैं, ये जो आपको कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं, ये आपके मेंस में बहुत क्रूशियल रोल अपनाते हैं। तो 3 Ds। अब 3 Ds क्या है? सबसे पहले डिबेट, डायलॉग एंड डिसेंट, ठीक है ना। जब हम डिबेट, डायलॉग और डिसेंट की बात करते हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज आपको देखने को मिलता है डिक्लाइन इन सिटिंग्स। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज सिटिंग्स जो है वो डाउन हो गई है फ्रॉम 103 टू 56 ओनली। सो यहाँ से आपको देखने को मिलता है जो डिबेट्स एंड डेलिब्रेशंस हैं उसमें आपको एक रिडक्शन देखने को मिली है। एज यू नो 2014 में आपको सुप्रीमली पावरफुल एक मेजोरिटी, 1 पार्टी मेजोरिटी देखने को मिलती है विच इज द बीजेपी। नाउ जब भी एक पार्टी के पास इतनी ज्यादा पावर होती है तो आपको देखने को मिलता है हरिड पैसेज ऑफ बिल्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड इवन आप देख सकते हैं क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है, सिंगल मेजोरिटी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से वो डिसीजंस आराम से ले सकते हैं। तो डिबेट्स एंड डिस्कशंस अपने आप कम हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको एक तो डिक्लाइन देखने को मिला है, फर्स्ट चैलेंज है। दूसरा, इंक्रीज इन टाइम लॉस्ट। ना टाइम लॉस की अगर बात करते हैं, टाइम लॉस इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 30% आपको देखने को मिलता है। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करके टाइम लॉस किया जाता है, तो वो जो टाइम लॉस्ट है वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट, लैग ऑफ डिबेट्स। अब डिबेट्स नहीं हुई हैं, जैसे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, दैट इज द ईडब्ल्यूएस पास्ड विदाउट डिबेट। अब डिबेट डिस्कशंस होती ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके पास फुल मेजोरिटी थी, इसलिए फुल मेजोरिटी करने की वजह से दे पास्ड ऑल द बिल्स इजीली, राइट। नेक्स्ट, रिड्यूस टाइम ऑन बजट डिस्कशन। बजट डिस्कशन में भी आपको देखने को मिलता है कैंगरू और गिलोटिन मेथड्स को यूटिलाइज करके जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस आपको बजट सेशन में देखने को मिलती थी वो भी कम हो गई हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट मेंबर बिल्स की बात करते हैं तो एज सच नो प्राइवेट मेंबर बिल्स पास सिंस 1970s। सिर्फ 14 ऐसे बिल्स हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल्स पास हुए हैं, और प्राइवेट मेंबर बिल्स 1970 से आपको कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल देखने को नहीं मिला। तो पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट, वीक कमिटी सिस्टम। ना कमिटी सिस्टम जो है वो काफी वीक है, नहीं तो कमिटी स्टेज पे जाना चाहिए, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड उसके बाद आपको कमिटी स्टेज देखने को मिलती है, देन द थर्ड रीडिंग, राइट। लेकिन जो कमिटी स्टेज में बिल्स हैं वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं,
जाया ही नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री स्टेज जो कमेटी स्टेज है वो आपको सिस्टम वीक देखने को मिलता है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन काफी कम है, तो आप देख सकते हैं इट इज 14.4%। ऑन दी अदर हैंड अगर हम साउथ एशिया की एवरेज की बात करते हैं विच इज ग्रेटर दैन 12%, तो एक तरह से आप देख सकते हैं हम काफी ज्यादा लैग बिहाइंड कर रहे हैं। दूसरा डिसरप्टिव बिहेवियर है, ऑब्स्ट्रक्शंस एडेड टू द 3Ds। ये 3Ds में आपको ऑब्स्ट्रक्शन बिहेवियर देखने को मिलता है। शिफ्ट फ्रॉम डिबेट टू शाउटिंग, अब डिबेट से लेकर शाउटिंग की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। शाउटिंग का मतलब क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑपोजिशन डिबेट्स नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट शाउटिंग स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, तो डिबेट से क्या हो चुका है, शाउटिंग बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन इज अगेन ऑन द राइज एंड इनइफेक्टिव यूथ पार्लियामेंट आपको देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 23 to 25% आपको क्रिमिनल्स यहाँ पर पार्टिसिपेंट देखने को मिलते हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ चैलेंज नाउअडेज। सो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ये सारे ही चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। नाउ अंडरलाइन कॉजेज, क्या कॉजेज हैं। अब हमने चैलेंजेस तो पढ़ लिए, कॉजेज क्या है। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ना बेसिकली ये डिस्करेज करता है वोट्स अकॉर्डिंग टू कॉन्शियंस। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक बार दे देता है कौन, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्योंकि अगर आप पार्टी लाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, आप पे क्या लगा दिया जाएगा, एंटी डिफेक्शन। तो भाई आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हुआ। ठीक है, तो एमपी जो है वो अपनी कॉन्शियंस से काम नहीं ले पाते हैं। दूसरा लैक ऑफ रिकॉर्डेड वोटिंग। नाउ रिकॉर्डेड वोटिंग नहीं है, यस एंड नो पे आपको ज्यादा वोटिंग्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है इट रिड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी। दूसरा स्पीकर पार्टी एफिलिएशन। ना बेसिकली पार्टिसन बिहेवियर आपको स्पीकर का देखने को मिलता है, स्पेशली जब हम आधार इनैक्टमेंट की बात करते हैं। तो आधार इनैक्टमेंट को, जो आधार बिल है, उसको कैसे प्रेजेंट किया गया था, एज अ मनी बिल, जबकि ऑपोजिशन की क्या डिमांड थी, ये कैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए था, एक फाइनेंशियल बिल की तरह। तो आपको देखने को मिलता है कि स्पीकर का यहाँ पर बायसनेस देखने को मिलता है, एक पार्टिसन बिहेवियर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कैलेंडर। ना पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है, जिसकी वजह से इट ग्रांट्स फुल डिस्क्रिशन टू द गवर्नमेंट। अब क्योंकि आज सच कैलेंडर नहीं है, तो गवर्नमेंट जो चाहे जब चाहे कर सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, क्योंकि उसके पास फुल मेजॉरिटी है, इसलिए आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है वो काफी ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है। क्लैरिटी है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स क्या हैं, जो चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं। सबसे पहले एथिकल रिफॉर्म्स, फिर लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स, और पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर सकती हैं। तो 3 स्तर पे हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एथिकल, सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाए ना। कोड ऑफ कंडक्ट जैसे आपको आईएएस ऑफिसर्स का देखने को मिलता है, आईपीएस ऑफिसर्स का देखने को मिलता है, ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए लाया जाए, एमपीज के लिए लाया जाए, जिसको नोलन कमेटी कहा जाता है। नोलन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो किन पे लागू की जाए, एमपीज पे भी लागू की जाए। स्ट्रेंथनिंग एथिक्स कमेटी, अब एथिक्स कमेटी एग्जिस्ट करती है ना, एथिक्स कमेटी को स्ट्रेंथन किया जाए, जैसे कि एथिकल बिहेवियर एक्नॉलेज किया जाए, एक तरह से रेगुलेट किया जाए एमपीज का बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेनल्टी फॉर अनरूली बिहेवियर ना, अगर यहाँ पर आप अनरूली बिहेवियर करते हैं, यहाँ पर डिसरप्शन क्रिएट करते हैं, तो आप पे कोई एक्शन लिया जाए, पनिशमेंट भी दी जाए, तो एक तरह से आपको रेगुलेट करने का मौका दिया जाए। तो एथिकली हम ये चीजें स्टेप्स कर सकते हैं। लॉजिस्टिकली अगर बात करते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए एमपीज को ना। एमपीज इलेक्ट होके आ जाते हैं, बहुत सी ऐसे इश्यूज हैं जिसमें एमपीज को पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, या उनके लिए अवेयरनेस ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको प्राइवेट मेंबर बिल्स भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो इसलिए क्या कहा जाता है कि जैसे ही एमपी इलेक्ट होता है उसके बाद क्या कराया जाए, उसकी स्किलिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ डेज ना, राज्यसभा में 100 दिन और लोकसभा में 120 दिन एटलीस्ट आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो एक तरह से आप लॉजिस्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं, डिबेट्स एंड डिस्कशंस का फायदा तभी होगा। नेक्स्ट लिंकिंग सैलरीज टू परफॉर्मेंस ना, परफॉर्म कीजिए तब सैलरी मिलेगी, नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से उनकी जो रेम्यूनरेशन है, उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन कर सकते हैं, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी और एक तरह से डिबेट्स एंड डिस्कशंस अपने आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करते हैं तो प्री पोल कोalition। तो सेकंड एआरसी ने यहाँ पर रेकमेंड किया था कि जो मिड टर्म रीअलाइनमेंट है मस्ट सीक फ्रेश मैंडेट। तो मिड टर्म जब रीअलाइनमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर फ्रेश एक तरह से इलेक्शंस हो जाने चाहिए, सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन है। दूसरा कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना, कंस्ट्रक्टिव वोट का मतलब क्या है, यहाँ पर ओवरथ्रो ओनली इफ मेजॉरिटी सपोर्ट्स प्रोस्पेक्टिव सक्सेसर। सो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बोला गया है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास भी हो जाता है तो अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तभी आपको यहाँ पर उसको रिमूव करना चाहिए। तो एक तरह से स्टेबिलिटी बनाने की बात की गई है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द वेज और द रिफॉर्मेशन दैट कैन बी हैपेंड, दैट कैन
happen in the challenges that are associated with the parliamentary functions, right? नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस क्या है पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी का? सबसे पहले लॉ मेकिंग। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? क्रिएट द लॉज। बिल्स इंट्रोड्यूस्ड, डिबेटेड एंड देन आर पास्ड। नेक्स्ट स्क्रूटनी ऑफ द गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। तीसरा बजटरी कंट्रोल है, क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अप्रूव करना, उसको पास करना, उसकी जिम्मेवारी ही किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं दीज आर द सिग्निफिकेंट फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरसाइट करा जाता है एग्जीक्यूटिव पे। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अकाउंटेबल होते हैं किसको? लोकसभा को। तो एक तरह से एग्जीक्यूटिव चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करके रखता है लेजिस्लेचर ऑन दी एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्टोरल फंक्शंस। सो बेसिकली ये डिटरमिन करते हैं क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑल दी मेंबर्स। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस भी हैं, जैसे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक तरह से क्रूशियल फंक्शन है किसका? पार्लियामेंट का। अप्रूव्स प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड इवन इंपॉर्टेंस फॉर डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन इज पार्लियामेंट, ठीक है। तो एक तरह से दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट functions that are performed by the parliamentary notions, right? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी। अब इंडिकेटर्स क्या है कि जो पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन कर रही है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बिल्स पास। तो 15th लोकसभा की अगर बात करते हैं तो 248 बिल्स, 16th लोकसभा की बात करते हैं तो 205 बिल्स, और 17th लोकसभा की बात करते हैं तो ओनली 131 बिल्स। तो एक तरह से आपको प्रोडक्टिविटी यहीं पर डिक्रीज होती हुई दिख रही है। दूसरा क्वेश्चन आर डिस्ट्रप्शंस। ना 16th लोकसभा लॉस्ट 29% ऑफ टाइम ड्यू टू डिस्ट्रप्शंस। डिस्ट्रप्शंस की वजह से 29% टाइम लॉस हुआ है। दूसरा 17th लोकसभा की अगर बात करते हैं तो 48% टाइम हैज बीन लॉस्ट। तो एक तरह से आप देख सकते हैं जो क्रूशियल टाइम डिबेट्स एंड डिस्कशंस में जा सकता है वो एक्चुअली में डिस्ट्रप्शंस की वजह से क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल्स की बात करते हैं तो डिक्लाइन इन प्राइवेट मेंबर बिल्स आपको देखने को मिलते हैं। 16th लोकसभा में 2 बिल्स पास्ड वर्सेस 14 इन द प्रीवियस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो वीडेम या फ्रीडम हाउस रिपोर्ट्स ऑन इंडियाज पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां पर ये कहा गया है कि जो प्रोडक्टिविटी है पार्लियामेंट्री प्रोसेशंस की वो रिड्यूस हो रही है। तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी ये रिप्रेजेंट किया है। रिड्यूस नंबर ऑफ सिटिंग्स की अगर बात करते हैं तो 17th लोकसभा में ओनली 230 सिटिंग्स थी। प्रोजेक्टेड एज द लीस्ट प्रोडक्टिव लोकसभा, 17th लोकसभा को लीस्ट प्रोडक्टिव लोकसभा कहा गया है। लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड डेकोरम की अगर बात करते हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती हैं टू प्रेजेंट द व्यूज एंड अनरिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एटीट्यूड। सो बेसिकली यहाँ पर जो ऑपोजिशन है वो चिल्ला चिल्ला के पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो सरकार है वो अनरिस्पॉन्सिव देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ डिबेट्स। सो क्वालिटी ऑफ डिबेट्स डिक्लाइन कर रही है। जो एमपीज हैं दे ऑफन फॉलो पार्टी लाइन विदाउट सब्सटैंटिव आर्ग्यूमेंट। सब्सटैंटिव आर्ग्यूमेंट्स उनके नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से जो डिबेट्स एंड डिस्कशन का स्तर होना चाहिए वो स्तर मेंटेन नहीं हो रहा, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स जहां पर ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई है, राइट। ना रीजंस क्या है? तो एज आई टोल्ड यू इंक्रीज पोलराइजेशन आपको देखने को मिल रही है। लैक ऑफ एडिक्वेट प्रिपरेशन ही नहीं है, जिसकी वजह से डिबेट्स एंड डिस्कशंस का जो स्तर है वो डिग्रेड हो रहा है। वीक कमिटी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। लैक ऑफ डाइवर्सिटी, अंडर रिप्रेजेंटेशन आपको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का देखने को मिलता है। SC ST रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से लैक ऑफ डाइवर्सिटी नहीं है और डिबेट्स एंड डिस्कशंस नहीं हो पाती हैं प्रॉपर्ली। नेक्स्ट डिक्लाइनिंग रोल ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा का जो रोल है वो एक्चुअली में रिड्यूस हो रहा है। सो ऑर्डिनरी बिल्स पास्ड एज मनी बिल्स टू बाईपास राज्यसभा। सो एज आई टोल्ड यू आधार बिल पे ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये एक फाइनेंशियल बिल होना चाहिए था जिसमें राज्यसभा को भी पूरी प्रेवलेंस मिलती, लेकिन उसको क्या कंसिडर करवा दिया गया? एज अ मनी बिल। ना मनी बिल पे पावर किसकी होती है? लोकसभा की ज्यादा पावर होती है, इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो राज्यसभा की पावर्स हैं उसको भी लिमिट किया गया है। क्लैरिटी है, ठीक है। सो डिक्लाइनिंग रोल ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज आउटकम्स ऑफ पार्लियामेंट्री डिक्लाइन। ना आउटकम्स क्या है पार्लियामेंट्री डिक्लाइन का? तो सबसे पहले डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस, इम्पेयरमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शंस, अर्जेंट पब्लिक डिस्कशन जो होनी चाहिए वो आपको नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि सिटिंग्स ही कम है, तो कैसे डिस्कशंस डिबेट्स हो पाएंगी, ठीक है। ऐसे ही मिनिमल स्क्रूटनी ओवर द गवर्नमेंट, स्क्रूटनी जो होनी चाहिए वो गवर्नमेंट पे आपको सरकार पे नहीं देखने को मिल रही है। एंड पब्लिक फेथ का आपको लॉस भी देखने को मिल रहा। क्लैरिटी है? सो दीज आर सम ऑफ दी आप यू कैन से दी आउटकम्स। जो पार्लियामेंट्री डिक्लाइन आपको प्रोसीजर्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वो उसके आउटकम्स क्या है।
नाउ व्हाट इज द वे हेड, हम क्या कर सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, हम क्या कर सकते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले ब्रिटिश कन्वेंशन, 20 days a year वेयर ऑपोजिशन सेट्स द एजेंडा। तो ऐसा कीजिए कि 20 दिन ऑपोजिशन को दीजिए जहां पर वो एजेंडा सेट करेंगे। तो एक तरह से डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑपोजिशन को भी एक तरह से रोल, क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। अगर ऑपोजिशन ना हो तो डेमोक्रेसी किस बात की, है ना। तो यहाँ पर ऑपोजिशन को 20 days ऐसे दिए जाएं साल में, जिससे कि वो अपना एजेंडा सेट कर पाए। तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी एग्जीक्यूटिव की एज वेल एज दी मेजॉरिटी पार्टी की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेशंस। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तीसरा, लॉन्गर सिटिंग आवर्स करो। चौथा आपको देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री स्केड्यूल को फिक्स किया जाए, कैलेंडराइज किया जाए। तीसरा, पीएम क्वेश्चन टाइम, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर implement requirement for PM to respond directly to the MP's question। तो PM भी अकाउंटेबल हो तो सीधा PM से सवाल पूछे जाएं। नेक्स्ट, लेवरेजिंग द टेक्नोलॉजी, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, रिमोट अटेंडेंस ऑप्शंस यहां पर देखने को मिले, और एनहांस्ड डिजिटल कम्युनिकेशन हो जिससे कि डिबेट्स एंड डिस्कशंस इंप्रूव हो पाए। कैपेसिटी बिल्डिंग करवाई जाए, एंड जो पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है PPI, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो एक तरह से सेशन की प्रोडक्टिविटी हर टाइम मेजर होनी चाहिए, कितना प्रोडक्टिव सेशन रहा। एज यू नो, मेन 3 सेशन रहते हैं जिसमें आपको बजटरी सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन देखने को मिलता है। तो जो PPI इंडेक्स है, ये एक तरह से क्या बना सकता है, आपको एक मिरर इमेज दे सकता है कि आपका ये जो सेशन है वो कितना प्रोडक्टिव रहा। क्लैरिटी है, ठीक है। सो दिस इज पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज पार्लियामेंट्री कमिटीज। ना पार्लियामेंट्री कमिटीज की अगर बात करते हैं, अगेन वेरी क्रूशियल। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा डिटेल स्क्रूटनी अगर कोई करता है, इट इज दी पार्लियामेंट्री कमिटीज ओनली। बट जैसा कि हमने देखा है, जो पार्लियामेंट्री कमिटी स्टेज है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रही है। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं व्हाई पार्लियामेंट्री कमिटीज आर नीडेड। सो डिटेल स्क्रूटनी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरह से कंसेंसस बिल्डिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अकोमोडेट करती है डाइवर्स ऑप्शंस को, डाइवर्स स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर इंक्लूड करके यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करवाई जाती है। फंक्शंस थ्रू आउट द ईयर। ऐसे ही अगर हम एनफोर्सेस अकाउंटेबिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनइफेक्टिवनेस, क्यों इनइफेक्टिव हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कमिटी स्टेज के पास ये पहुंच ही नहीं रही। तो बिल्स जो पास करवाए जाते हैं वो सेकंड रीडिंग के बाद सीधा थर्ड रीडिंग पे पहुंचा दिए जाते हैं, सीधा वोटिंग करवाई जाती है। इसीलिए कमिटी स्टेज की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको वीकन होती हुई दिख रही है। तो नॉट ऑल बिल्स आर रेफर टू कमिटीज। अब कमिटी को रेफर ही नहीं किया जाता। 60% जो बिल्स हैं वो रेफर ही नहीं किए गए। ऐसे ही 70% जो बिल्स हैं 15th लोकसभा में रेफर ही नहीं किए गए, एंड 30% आपको 16 लोकसभा में देखने को मिले। लो अटेंडेंस है, कमिटी में जाया भी जाता तो अटेंडेंस ही नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, ईयरली मेंबरशिप जो है वो लिमिट्स स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाती है ना। मान लीजिए यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी लॉ पास किया गया, बिल पास किया गया लोकसभा के द्वारा, अब ये कमेटी स्टेज पे जाना है। अब कमेटी स्टेज में भी तो एमपीज ही हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वो एक्सपर्ट फील्ड से बिलोंग ही नहीं करते, स्पेशलाइज्ड वर्जन उनके पास है ही नहीं, एक्सपर्टीज ही नहीं है। तो उसकी वजह से भी आपको कमेटी स्टेज जो है वो इनइफेक्टिव देखने को मिलती है। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट स्टाफ भी यहाँ पर कमी रहती है। नेक्स्ट, पब्लिक एक्सेस टू कमिटीज। अप्रोच क्या है, इनहैंसेस अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिटिकल लिटरेसी। तो अगर यहाँ पर एनहांसमेंट होगी, पब्लिक को पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, तो ये एक तरह से अकाउंटेबिलिटी को इंक्लूड करेगा, राइट। कॉन्स की अगर बात करते हैं, क्लोज डिस्कशन नीडेड फॉर सेंसिटिव इश्यूज। अब कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं लाने चाहिए। एक तरह से क्या होने चाहिए, दीज आर सेंसिटिव इश्यूज, ये क्लोज डोर्स या बिहाइंड द डोर्स ही होना चाहिए, जिससे कि सेंसिटिव इश्यूज जो हैं या सेंसिटिव टॉपिक्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में ना जा पाए, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। नाउ यूके मॉडल है तो मैंडेट ऑल द बिल्स गो थ्रू कमिटी स्टेजेस। तो जैसे यूके में आपको देखने को मिलता है, वहां पर मैंडेटरी बनाया गया है कि सारे बिल्स कहां से जाएंगे, कमिटी स्टेज से होके ही जाएंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलता है फुल टाइम सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च स्टाफ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपीज जो हैं वहां पर भी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो कमिटी स्टेज है वो इनफेक्टिव हो जाती है। तो बेसिकली क्या करा जाए, यहाँ पर रिसर्च स्टाफ लाया जाए जिससे कि डिटेल्ड स्क्रूटनी हो पाए। दूसरा हम बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क फॉर कमिटी अपॉइंटमेंट्स। जो कमिटी अपॉइंटमेंट्स है, रादर दैन ये जो है ये गवर्नमेंट स्पेसिफिक बने, यहाँ पर एक तरह से कमिटी बनाई जाए जो कि सिलेक्शंस करे। चौथा आपको देखने को मिलता है इंक्रीज टेन्योर स्पेशलाइजेशन। सो जो टेन्योर को इंक्रीज कर दिया जाए अगर स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। तीसरा, एनसीआर डब्ल्यूसी की अगर बात करते हैं तो कमिटीज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड नेशनल इकोनॉमी आर द मस्ट। सो मैंडेटरी होने चाहिए, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो यहाँ पर कमिटी स्टेज से जाए ही जाए।
ठीक है, पास थ्रू होना ही होना चाहिए। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आपको रोल ऑफ स्पीकर देखने को मिलता है ना। इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये इंश्योर करता है न्यूट्रलिटी। दूसरा, ये एक तरह से की है सिक्योरिंग टू पार्लियामेंट्स फंक्शनिंग एज अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए जो स्पीकर का पोजीशन है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। फैसिलिटेट्स डिबेट्स, प्रोटेक्ट्स एमपीज राइट्स एंड अपहोल्ड्स पार्लियामेंट्स डिग्निटी। सो इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है ना। न्यूट्रलिटी चैलेंज क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन न्यूट्रलिटी का देखने को मिलता है, क्योंकि जो स्पीकर बनाया जाता है वो मेजोरिटी पार्टी से बनाया जाता है। जैसे ही वो स्पीकर की पोजीशन में बैठता है वो अपनी पार्टी अफिलिएशन छोड़ देता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो पार्टी से एसोसिएटेड रहता है तो ज्यादातर आपको इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं वो बायस रहता है अपनी पार्टी की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क किस पे उठता है? न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठता है। असेंशियल फॉर वॉचफुल एंड इफेक्टिव पार्लियामेंट। नाउ ब्रिटिश मॉडल की अगर बात करते हैं तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? सो प्रॉमिस ऑफ कंटिन्यूटी इन ऑफिस फॉर मेनी टर्म्स इंश्योर्स इम्पार्शियलिटी। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली डोंट field candidates against speaker in elections and speaker resigns for political party membership by convention। and चौथा आपको देखने को मिलता है speaker continues in role until choosing to step down। तब तक रहता है जब तक वो खुद स्टेप डाउन नहीं करना चाहता। तो एक तरह से न्यूट्रलिटी आपको देखने को मिलती है। यूके का मॉडल इज थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम इंडियन मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम रोल ऑफ स्पीकर की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। दूसरा, ये डिसीजन मेकिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ये कौन डिसाइड करता है? ये स्पीकर ही डिसाइड करता है। कमिटी फॉर्मेशन, जो भी कमिटी फॉर्मेशन है जहां पर नॉमिनेशंस करी जाती हैं वो नॉमिनेशंस किसके द्वारा की जाती हैं? वो स्पीकर के द्वारा ही की जाती हैं। कास्टिंग वोट एग्जिस्ट करती है। इनिशियली ये वोट कास्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर टाई हो जाता है, मान लीजिए एक बिल है उसको प्रेजेंट किया गया जहां पर उसको येस और नो इक्वल अमाउंट में मिलते हैं तो उनके पास कास्टिंग वोट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन इनिशियल इंस्टेंस में उनके पास वोट नहीं है, लेकिन कास्टिंग वोट इनके पास एग्जिस्ट करता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ में सबसे क्रूशियल रोल ही एक्चुअली में कौन निभाता है? इट इज द स्पीकर, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने की पावर्स किसके पास होती हैं? स्पीकर के पास होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सो जो भी ऑर्डर है या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा जाएगा पार्लियामेंट में वो किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर के द्वारा किया जाता है। जो भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं उसके भी हेड कौन बन जाते हैं? इट इज द स्पीकर। तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं लोकसभा की। सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं तो ये इंश्योर करते हैं स्मूथ पार्लियामेंट्री फंक्शंस। तो पार्लियामेंट्री फंक्शंस स्मूथ रहे, ये इनका काम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म्स इंश्योरिंग न्यूट्रलिटी। अब क्या मैकेनिज्म्स होने चाहिए जिससे कि इनकी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो? सबसे पहले फाइनेंशियली इनको इंडिपेंडेंस किया जाए ना। एज यू नो, यहाँ पर जो स्पीकर की सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं दे आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। Now they are charged upon the consolidated fund of India, as I've told you. Next, protection from criticism. Now work and conduct they cannot be discussed in लोक सभा। जो भी इनका वर्क है, कंडक्ट है, वो लोकसभा में डिस्कस नहीं हो सकता। एक तरह से न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का तरीका है। तीसरा, इम्यूनिटी इन द हाउस प्रोसीजर। ना जो भी प्रोसीजर्स हैं, पावर इन रेगुलेटिंग प्रोसीजर एंड मेंटेनिंग ऑर्डर, एक्शंस नॉट अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। ना पार्लियामेंट में जो भी पावर्स हैं वो पावर्स अगर एक्सरसाइज करी जाती हैं स्पीकर के द्वारा तो ये चैलेंज नहीं की जा सकती किसी भी कोर्ट में। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास भी जुडिशियल फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं और उनका मॉनिटर कौन है? इट इज द स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट, इम्पार्शियल वोटिंग आपको देखने को मिलती है। इनके पास सिर्फ कास्टिंग वोट ही है, फर्स्ट इंस्टेंस पे ये वोट नहीं डाल सकते हैं। हाई रैंक इन प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस की अगर बात करते हैं तो हाई रैंक आपको देखने को मिलता है, ये 7th रैंक पे प्लेस्ड है अलॉन्ग साइड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको इनकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। एक तरह से न्यूट्रल बिहेवियर इसी की वजह से हो पाता है। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से ये न्यूट्रल रह पाते हैं। नाउ इश्यूज क्या हैं? सबसे बड़े इश्यूज क्या एग्जिस्ट करते हैं स्पीकर के द्वारा? सबसे पहले डिपेंडेंसी ऑन पार्टी। एज आई टोल्ड यू, ये बनते ही इलेक्ट कब होते हैं? पार्टी की सपोर्ट से। तो एक तरह से इवन इफ ही इज न्यूट्रल तब भी इसकी बायसनेस इनकी पार्टी की तरफ आपको देखने को मिलती है। दूसरा, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्योंकि ये रोल निभाते हैं, एक तरह से अथॉरिटी बन जाते हैं डिस्क्वालीफाई करने के लिए, इसलिए भी ये एक तरह से इशू काफी ज्यादा क्रिएट करते हैं। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी बिल्स। एज आई टोल्ड यू, ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, ये कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर ही डिसाइड करेगा, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। पार्टिसन एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं इन पे कि ये पार्टिसनशिप करते हैं, मतलब अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मनी बिल प्रेजेंट करना है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा है ये मनी बिल है तो ये मनी बिल की तरह ही इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं पार्टिसनशिप एक्यूजेशंस आपको देखने को मिलती हैं। नाउ चैलेंजेस विद कोalitions में काफी ज्यादा चैलेंजेस एग्जिस्ट करता है। Increased parties reduce time for articulating interest.
डिक्लाइन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनुअल सिटिंग्स एंड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग कंसेंसस। कंसेंसस बड़ा मुश्किल हो जाता है। अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट की अगर बात करते हैं, जो मेंबर्स हैं दे यूज डिसरप्शंस टू गेन स्पीकर्स इंटेलिजेंस। तो एक तरह से स्पीकर को डिस्टर्ब करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को ना मेंटेन करते हुए, एक तरह से यहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस को रोकने के लिए आपको देखने को मिलता है जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शंस क्रिएट करती हैं और एक तरह से स्पीकर को इंडल्ज कर लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या रिफॉर्म्स चाहिए, रिकमेंडेड रिफॉर्म्स क्या हैं। सबसे पहले इंप्लीमेंट यूके रूल, स्पीकर गिव्स अप पार्टी मेंबरशिप गिव अप कर देनी चाहिए यूके की तरह। तीसरा, असाइन डिफेक्शन केसेस टू न्यूट्रल बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन। तो बेसिकली जो एंटी डिफेक्शन लॉज हैं या एंटी डिफेक्शन के जो भी इंस्टांसेस हैं वो स्पीकर को पावर ना देते हुए किसको देनी चाहिए, एक न्यूट्रल बॉडी विच इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको यहाँ पर पावर सौंप देनी चाहिए जिससे कि कोई इशू होगा ही नहीं। एस्टैब्लिश ट्रेडिशन ऑफ अनकंटेस्टेड री इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड बार ऑन फ्यूचर पॉलिटिकल ऑफिसेज एक्सेप्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। राइट, so these are some of the reforms that are recommended to enhance the role of speaker. Then नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। ना एंटी डिफेक्शन लॉ अगेन इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना एंटी डिफेक्शन की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लेजिस्लेटर्स व्हिच आर वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी लाइंस। जो पार्टी लाइंस या पार्टी विप के अगेंस्ट जाते हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लागू किया जाता है। ना बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 10th शेड्यूल ऐड किया गया है 52nd अमेंडमेंट से 1985 में। और यहाँ पर जो लेजिस्लेटर्स हैं दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर डिफेक्टिंग देयर पार्टी विप। राइट, नाउ एम क्या है, बेसिकली एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाना। यहाँ पर जो आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स है उसको रोकने के लिए यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लाया गया था और एक तरह से जो पार्टी लाइंस है या पार्टी विप है उसको फॉलो करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लाया गया है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, पार्टी मेंबर्स एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर आपको ये आपको स्टैटिक में भी पता है, प्रीलिम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है मेंबर को अगर वो वॉलंटरी अपने बेसिस पे अपनी पार्टी छोड़ देता है, वॉलंटरी गिविंग अप पार्टी मेंबरशिप। दूसरा है डिस्क्वालिफाइड इफ वोटिंग अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शन विदाउट कॉन्डिनेशन। ऐसे ही इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो अगर ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी तब भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स 6 महीने के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद करते हैं तो भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दीज आर द ग्राउंड्स on the basis of which anti-defection law is implemented. ठीक है जी, so these are the disqualifications under ADN. Now basically अगर हम anti-defection की बात करते हैं, what are the exceptions, issues and way forward? Now exceptions exist करती हैं अगर merger हो रहा है तो 2/3 पार्टी मेंबर्स अगर यहाँ से ज्वाइन निकल के किसी और पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें एंटी-डिफेक्शन नहीं लगेगा। दूसरा आपको देखने को मिलता है अगर स्पीकर यहाँ पर अपनी पोजीशन छोड़ देता है, अपनी पार्टी अफिलिएशन छोड़ देता है और उसके बाद स्पीकर अपनी पोजीशन से हट जाता है और दोबारा अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है तो यहाँ पर उनपे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा ये एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं ना। इश्यूज क्या है, सबसे पहले कंस्ट्रेन लेजिस्लेचर्स फ्रॉम एक्सप्रेसिंग कॉन्शियंस। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो उनकी प्रिविलेज है वो प्रिविलेज वो अपना एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं ना। मान लीजिए एक पार्टी ने ये बोला है कि आपने इस बिल के फेवर में वोट करना है और उसकी कॉन्शियस ये कहती है, एमपी की कॉन्शियस ये कहती है कि नहीं मुझे इस बिल के फेवर में वोट नहीं करना है, तो एक तरह से आप पे क्या लगा दिया जाएगा, एंटी डिफेक्शन लगा दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है ये एक तरह से जो कॉन्शियस है एमपी की उसको एक तरह से कर्ब कर देता है। दूसरा रिड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी, वोटर और जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं क्रिएट कर पाता है। शिफ्ट कर देता है पावर बैलेंस टू एग्जीक्यूटिव, बेसिकली लिमिट कर देता है लेजिस्लेटिव ओवरसाइट और डिसीजंस जो हैं वो हमेशा पार्टी के लीडर्स लेते हैं। ठीक है, तो एक तरह से पार्टी जो बन जाती है वो लीडर्स के अकॉर्डिंग चलती है ना। रोल ऑफ स्पीकर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं ना। बेसिकली स्पीकर डिसाइड करता है किसको डिस्क्वालीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन। सो यहाँ पर कोई टाइम बार नहीं है, यहाँ पर स्पीकर को ये नहीं बोल रखा कि भाई 6 महीने में आपको डिसीजन लेना, देयर इज नो टाइम फ्रेम। तो सबसे बड़ा इशू आप पर देखने को मिलता है। पार्टिसन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है एडीएल डिसीजंस में। मिसयूज किया जाता है वॉलंटरी गिविंग अप प्रोविजन विदाउट फॉर्मल रेजिग्नेशन, फॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं दी जाती है। एक्सक्लूड्स प्री पोल अलायंसेस, मास डिफेक्शंस जो हैं वो अनएड्रेस्ड रहते हैं एंड लिमिट्स प्राइवेट मेंबर बिल्स ड्यू टू एडीएल। जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि हमारी पार्टी हमारे पे क्या लगा देगी, एंटी डिफेक्शन लगा देगी, तो इसकी वजह से आपको प्राइवेट मेंबर बिल्स भी रिड्यूस होते हुए दिखते हैं। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक कमिटी है विच इज दिनेश गोस्वामी कमिटी 1990 की। यहाँ पर यह कहा गया था जो एडीएल के डिसीजंस हैं वो प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले, स्पीकर को नहीं देनी चाहिए ये पावर। दूसरा, लॉ कमीशन ने बोला है ये जो आपने एग्जेम्पशन रखी है मर्जर की इसको रिमूव किया जाए।
नहीं तो क्या है, यहाँ पर मर्जर्स की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है, पैसे देके लोगों को खरीदा जाता है और ये कहा जाता है कि हाँ जी हम मर्ज करने जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर लॉ कमीशन ने ये कहा है कि जो एग्जाम्पशन है इसको रिमूव किया जाए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं बार डिफेक्टर्स फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, 91st अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली यहाँ पर इंट्रोड्यूस करती है कि पब्लिक ऑफिस, नहीं तो क्या होता है, जो डिफेक्ट करके जाता है उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑफिस या पब्लिक ऑफिस दे दिया जाता है कि ओके आप एमपी नहीं है लेकिन आपको एक अच्छी पोजीशन दे देंगे हम। तो ये बार किया जाए, 91st अमेंडमेंट से इसको बार भी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, हाशिम अब्दुल हलीम कमेटी ने कहा है क्लियरली डिफाइन वॉलंटरी गिविंग अप। नाउ वॉलंटरी गिविंग अप क्या है, किस बेसिस पे आप वॉलंटरी गिविंग अप कहेंगे, तो उसको पहले क्लियरली डिफाइन किया जाए। तो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड दैट कैन बी यूटिलाइज, जैसे कि हम एंटी डिफेक्शन लॉ को और भी लूप फ्री बना सके। राइट, क्लैरिटी है? ओके, नेक्स्ट आता है राज्यसभा। ना राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं, विच इज द अपर हाउस। ना इस्टेब्लिश किया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन 1919 और इसको रीनेम किया गया है 1954 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्यसभा को रीनेम किया गया है 1954 में। फोर्थ शेड्यूल आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में कितनी होंगी इसको स्पेसिफाई किया गया है। ना रोल की अगर बात करते हैं तो एक तरह से ये फेडरल लिंकिंग इंस्टीट्यूशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट्स और यूनियन में एक लिंकेज बनाने के लिए जो राज्यसभा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राज्यसभा को कहा जाता है इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, है ना, तो इसीलिए इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज द अपर हाउस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक तरह से रिव्यू प्रोवाइड करती है। ना मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल पास किया है, उसकी रिव्यूएशन एक तरह से कहां पर करी जाती है, दैट इज इन दी राज्यसभा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये डेलिब्रेशन करता है नेशनल इश्यूज पे, ये रिप्रेजेंट करता है वल्नरेबल ग्रुप्स को, ये नॉमिनेट करता है एक्सपर्ट मेंबर्स। एज यू नो जो 12 मेंबर्स हैं वो यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं प्रपोजल फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन पर स्टेट विच इज सिमिलर टू यूएस। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए जैसे यूपी है, अब बड़ी स्टेट है, वहां पर राज्यसभा के मेंबर्स ज्यादा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है, जैसे यूएस में कहा गया है, चाहे जितनी भी छोटी स्टेट हो चाहे जितनी भी बड़ी स्टेट हो, हर स्टेट से इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आने चाहिए। तो एक तरह से उसको कहा जा रहा है कि यूएस की जैसी रिप्रेजेंटेशन है वैसी रिप्रेजेंटेशन इंडिया में भी होनी चाहिए। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लोकसभा ऑलरेडी रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन साइज, करंट डिस्ट्रीब्यूशन 9 states with 1 seat and 10 states hold 70% सीट्स। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। आर्टिकल 249 रेजोल्यूशंस कैन पास इवन इफ बॉटम 14 स्टेट्स अपोज, 14 स्टेट्स अगर अपोज भी करे तब भी यहाँ पर पास हो सकता है, रेकमेंडेड बाय पंची कमेटी। पंची कमीशन ने कहा था कि ये जो राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन है इसको ठीक करने की जरूरत है, जैसे यूएसए में है वैसे ही कीजिए। ठीक है जी, नाउ इश्यूज क्या है करंट स्ट्रक्चर से। सबसे पहले इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नंबर 2 आपको देखने को मिलता है जो लोकसभा है उसकी डोमिनेंस आपको देखने को मिलती है, बहुत सारी पावर सिर्फ लोकसभा के पास ही एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा, इट कैन बी बाईपास्ड बाय अ मनी बिल मैकेनिज्म। ऑर्डिनरी बिल को अगर मनी बिल क्या दर्जा दे दिया गया है तो राज्यसभा के पास ऐसा कोई पावर्स ही नहीं एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। नाउ डोमिसाइल रिक्वायरमेंट रिमूव्ड, इसको रिमूव करा गया था 2003 में। So weakens representation of states socio-economic conditions, limits understanding of state-specific ground realities, members may show allegiance to political parties over state interest. So basically ये जो यहाँ पर पावर को खत्म किया गया था 2003 में, इसको एलिमिनेट करा गया। तो डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, अगर आप उस स्टेट के हैं तभी आप राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन उस स्टेट की कर सकते हैं, लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया। अब उसकी वजह से क्या है, पार्टी लाइन्स को आप फॉलो कर रहे हो, आप पार्टी के अच्छे बंदे हो तो आपको यहाँ पर राज्यसभा सीट मिल जाएगी, आपको स्टेट से कोई लेना देना नहीं, चाहे आपकी रिप्रेजेंटेशन हो चाहे ना, है ना। तो एक तरह से आपको देखने को मिलता है पार्टी एफिलिएशन ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू स्टेट इंटरेस्ट। तो बेसिकली स्टेट इंटरेस्ट पीछे आ जाते हैं और पार्टी एफिलिएशन ज्यादा ऊपर आ जाती है फॉर राज्यसभा मेंबरशिप। क्लैरिटी है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नाउ डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात करते हैं तो आपको काफी ज्यादा ये न्यूज में देखने को मिलेगा। आफ्टर एवरी सेंसस, जब भी सेंसस होगा, सेंसस की प्रक्रिया शुरू होने वाली है एंड इवेंचुअली आपको सेंसस का डेटा देखने को मिलेगा। सेंसस के बाद हमेशा डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाता है। तो यहाँ पर आप एक तरह से डायग्राम देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं एक्सपैंडिंग द लोकसभा यूजिंग 2026 पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस। अभी प्रोजेक्शंस ही हैं, जैसे ही सेंसस आएगा उसके बाद देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के पास अभी 80 सीट्स हैं, अभी 80 एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ड्यू टू देयर पॉपुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सीट्स प्रोजेक्टेड कितनी है, 143। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तरह से इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। कैन यू सी द बिग सर्कल्स इन द नॉर्दर्न एरिया,
ठीक है। तो ये नदर्न एरिया के पास काफी ज्यादा एक तरह से कंट्रोल आ जाएगा किसकी सरकार बनेगी। तो जो साउदर्न स्टेट्स की पार्टीज हैं वो काफी ज्यादा आपको रिवोल्ट करती हुई दिखेंगी, क्योंकि साउदर्न स्टेट्स ने कंट्रोल किया है फर्टिलिटी रेट को, और फर्टिलिटी रेट कंट्रोल करने की वजह से उनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये किस तरह से मैनेज करेगा, इट विल बी एन इशू। क्लैरिटी है। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, बाउंड्रीज को डिफाइन करता है ऑफ द असेंबली एंड द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो करंट स्कोप की अगर बात करते हैं तो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड स्टेट्स ऑफ असम, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड में आपको देखने को मिलता है। डेफिनेशन क्या है डिलिमिटेशन की, एज आई टोल्ड यू, ये फिक्स करता है बाउंड्रीज को। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं, आर्टिकल जरूर याद रखना है, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170 ना। आर्टिकल 82 की बात करते हैं तो पार्लियामेंट एक तरह से इनैक्ट करता है डिलिमिटेशन एक्ट पोस्ट सेंसस। हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन एस्टैब्लिश टू रिव्यू बाउंड्रीज को ये रिव्यू करते हैं। आर्टिकल 170 की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोस्ट एवरी सेंसस। हर सेंसस के बाद आपको स्टेट्स में भी बाउंड्रीज को रिव्यू करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बैठा हुआ दिखता है ना। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करते हैं तो 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा। 1952 में हुआ है, 1963 में हुआ है, 1973 में हुआ है और 2002 में हुआ है। ठीक है ना। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2002 की, वो ये कहती है कि वो फ्रीज कर देती है डिलिमिटेशन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टिल 2026। 2026 तक सीट्स को फ्रीज कर दिया गया है। दो हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ी, अब पॉपुलेशन बढ़ी तो इसका मतलब क्या है, सीट्स भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फ्रीज कर दिया गया 2026 तक। अब 2026 के बाद तो डिलिमिटेशन कमीशन होगा और आपको मेनी एक्सपेंशंस देखने को मिलेगी इन द नॉर्दर्न जोन। ठीक है ना। नो इंक्रीज इन द टोटल सीट्स पोस्ट 2026। 2026 तक कोई भी सीट्स को एक तरह से इंक्रीज नहीं किया गया था ना। डिस्क्रिपेंसीज क्या है आपको देखने को मिलता है, जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके पास 3 मिलियन इलेक्टर्स हैं और स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पास 50,000 इलेक्टर्स हैं। यहां पर आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगी। रिप्रेजेंटेशन, जिनके पास ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाएगी, जिनकी पॉपुलेशन कम है उनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी। एंड इवेंचुअली जो ये नॉर्थ साउथ डिवाइड आपको देखने को मिलता है, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड और भी ज्यादा एग्रवेट हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज डिलिमिटेशन। नाउ अब क्या है, इश्यूज फ्रॉम अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन तो होगी। तो अब इश्यूज क्या एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले आउटडेटेड डिलिमिटेशन। सो बेस्ड ऑन 2001 सेंसस अंडरटेकन आफ्टर 30 इयर्स, तो एक तरह से आपको एक शॉक मिलेगा 30 साल बाद, क्योंकि फ्रीज कर दी 2002 में, कब तक, 2026 तक। तो अप्रोक्सीमेटली आप बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, 20-30 साल लगा दिया आपने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। दूसरा, पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज्ड 87% फ्रॉम दैट ईयर, 87% बढ़ चुकी है। तो एक तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा, मेजर एक्सपांस देखने को मिलेगा सीट्स में। दूसरा, डाइल्यूशन ऑफ 1 सिटीजन 1 वोट। अब 1 सिटीजन 1 वोट का डाइल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अब जो एमपीज हैं डिफरेंट स्टेट्स रिप्रेजेंट वास्टली डिफरेंट पॉपुलेशन साइज। अब एग्जांपल ले लेते हैं, राजस्थान के जो एमपीज हैं दे रिप्रेजेंट ओवर 30 लाख। तमिलनाडु के एमपीज जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 18 लाख, लेस देन 18 लाख, क्योंकि पॉपुलेशन का डिफरेंस आपको इतना ज्यादा देखने को मिलता है। इंक्रीजिंग बर्डन ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपीज हैंडल 4 टाइम्स द वोटर्स कंपेयर टू 1951-52। तो एक तरह से आप इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे, मान लीजिए आपको रिप्रेजेंटेटिव चूज भी कर लिया गया है, लेकिन कहाँ आपको 30 लाख की पॉपुलेशन को हैंडल करना है, तमिलनाडु में वही 18 लाख को करना है। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिपेंसी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो दिस इज वन इशू। दूसरा आपको देखने को मिलता है लैक ऑफ अडेप्टेशन टू चेंजिंग डायनामिक्स। तो 1988 में जो वोटिंग एज है उसको लोअर किया गया था 18 ईयर्स तक, पहले 21 साल थी, उसके बाद 18 साल की गई। अब इसकी वजह से क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के साइजेस बढ़ गए, है ना। और रीजनल और कल्चरल डिस्पैरिटीज, अब परसेप्शन है सर्टेन रीजन्स कंट्रोलिंग अदर्स। अब बेसिकली पार्टीज जो नदर्न इंडिया में स्वीप करेंगी वही सरकार बनाएंगी। अब सदर्न इंडिया में अगर मान लीजिए वहां पर वो पार्टीज फेमस है ही नहीं, चाहते ही नहीं लोग उनको, लेकिन फिर भी उनको किसके अंडर रूल करना पड़ेगा, जो नॉर्दर्न इंडिया में होगी। तो यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है। निग्लेक्ट ऑफ कल्चरल और सोशल एस्पिरेशंस कैन लीड टू एजिटेशंस। अब इससे रिवोल्ट भी हो सकते हैं। क्रिएट पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट वर्सेस अनइम्पॉर्टेंट स्टेट्स। यहाँ पर स्टेट्स में डिवीजन हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट स्टेट है, ये अनइम्पॉर्टेंट स्टेट है। अब क्योंकि पार्टीज को पता है कि भाई इसके पास ज्यादा सीट्स हैं, तो सारा पार्टी का फोकस कहाँ रहेगा, उन स्टेट्स पे। जहां पर रिप्रेजेंटेशन कम है वहां पर फोकस ही रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज का। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट वर्सेस अनइम्पॉर्टेंट स्टेट्स बन जाएंगी, है ना। फ्यूल्स डिमांड फॉर स्मॉलर स्टेट्स फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन। स्मॉलर स्टेट्स की एक तरह से डिमांड आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी, तो रीजनलिज्म काफी ज्यादा आपको प्रमोट होता हुआ दिखेगा। ठीक है ना। इम्प्लीकेशंस इफ डिलिमिटेशन फ्रीज इज लिफ्टेड।
अब अगर डिलिमिटेशन फ्रीज जो 2026 तक था उसको लिफ्ट किया जाता है तो क्या होगा? सबसे पहले कंसर्न्स आएंगे फैमिली प्लानिंग पे। जो स्टेट्स है मैं रेजिस्ट फैमिली प्लानिंग। अब सदर्न इंडिया ने अच्छा काम किया, TFR कम किया, यहाँ पर फैमिली साइज को रिड्यूस किया, तो एक तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। अब उनको तो एक पनिशमेंट हो गई ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करके यहाँ पर पॉपुलेशन कम कर ली। अब पॉपुलेशन कम कर ली तो इसका मतलब सीट्स भी कम हो गई, तो उनको लगेगा भाई हमारी प्रेवलेंस तो चली गई, तो यहाँ पर आपको इशू देखने को मिलता है। कंट्रोल बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, इंक्रीज मेंबरशिप कुड मेक इट हार्डर टू मेंटेन ऑर्डर। ऑर्डर कैसे मेंटेन कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा स्पीकर के लिए इतनी ज्यादा MPs को एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर में बिठाना। डायरेक्शंस एंड रूलिंग्स में फेस मोर डिस्ट्रप्शंस, और भी ज्यादा डिस्ट्रप्शंस होंगी। लार्जर नंबर्स कुड इंटेंसिफाई एग्जिस्टिंग चैलेंजेस, जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया जाएगा। वर्किंग ऑफ द हाउस की अगर बात करते हैं, आवरली विंडोज जो है जैसे 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ये एक तरह से रिडंडेंट हो जाएंगे। एक एक घंटा है, अब एक एक घंटे में कितने MPs आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे? कितने MPs यहाँ पर सब जवाब दे देंगे? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, इनके जो टाइम पीरियड्स हैं इनको बढ़ाना पड़ेगा। लिमिटेड टाइम स्लॉट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या है, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन तो हो नहीं पाएगी। डिबेट्स एंड डिस्कशन जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी। तो ये इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे अगर फ्रीज को लिफ्ट कर दिया जाता है। क्लैरिटी है? समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक विच इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो एज सच डेफिनेशन, कोई डिफाइंड डेफिनेशन तो है नहीं। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली क्या है, जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है दे कैन अमेंड द लिस्ट एक्सक्लूडेड फॉर OOPs। नाउ पार्लियामेंट एक्ट की अगर बात करते हैं, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 में आपको इसका मेजर गाइडलाइंस देखने को मिलती हैं। अब एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं? एंश्योर्स सेपरेशन ऑफ पावर, preserves independence and eliminates the conflict of interest. But what are the rules for determining OOP? So Pradyut Bordoloi versus Swapan Roy बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर ये बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जताया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या। तो पहला क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल्स अपॉइंटमेंट या रिमूवल। वहां की जो अपॉइंटमेंट है, हेड की अपॉइंटमेंट रिमूवल है, वो गवर्नमेंट सरकार करती है, तो उसको क्या दर्जा दिया जाएगा? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का दर्जा दिया जाएगा। ऑफिस हैज रेम्यूनरेशन, जो रेम्यूनरेशन है मतलब जो सैलरीज वो यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं वो कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है, तो उसको भी क्या माना जाएगा? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। तीसरा, ऑफिस हैज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ऑफिस के पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं। इनेबल्स इन्फ्लुएंस थ्रू पेट्रोनेज, पेट्रोनेज से यहाँ पर इनेबल करा जाता है इन्फ्लुएंस। जया बच्चन केस आपको फेमस केस देखने को मिलता है, यहाँ पर शी वाज रिप्रेजेंटिंग SP ना, SP से क्योंकि वो खड़ी थी तो इसलिए उनका जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए वो हेड चूज करी गई थी उसको क्या करा गया, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट से हटा दिया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं। ना अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, यूके की प्रैक्टिस है डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेटस एट ऑफिस क्रिएशन। जैसे ही ऑफिस को क्रिएट किया जाएगा उसमें लिख दिया जाएगा कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डेजिग्नेट कर देती है OOP, ये आज OOP है, ये कल OOP नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स एज OOP एंड अबॉलिश MP लैड एंड MLA लैड्स। जो MP लैड और MLA लैड आपको फंड्स देखने को मिलते हैं उसको अबॉलिश किया जाए। सो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड दैट आर रिलेटिंग टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेजेस इन लेजिस्लेचर। नाउ व्हाट आर द प्रिविलेजेस? नाउ एज यू नो, अगर हम प्रिविलेजेस की बात करते हैं, आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा, कुछ होती हैं इंडिविजुअलिस्टिक प्रिविलेजेस और कुछ होती हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस। ना दोनों ही आपको MPs में देखने को मिलती हैं। जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके पास कलेक्टिव एज वेल एज इंडिविजुअल प्रिविलेजेस एग्जिस्ट करती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस की अगर बात करते हैं, आर्टिकल नंबर जरूर याद रखना है, 105, 105 एंड 194। ना पर्पस क्या है, एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाना। दूसरा, शील्ड करना अपने मेंबर्स को जिससे कि वो लिटिगेशन से बच सकें। तीसरा, प्रोटेक्शन करना उनको फ्रॉम लिबल, ठीक है। चौथा, प्रिवेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड सेफगार्ड देयर सॉवरेनिटी, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ प्रिविलेजेस की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे सोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जैसे अगर हम आर्टिकल 105 की बात करते हैं, वहां पर प्रिविलेजेस दे रखे हैं। कुछ वेरियस लॉज बनाए रखे हैं, रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं, और कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से यहाँ पर प्रिविलेजेस के सोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। ना टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस की अगर बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू, कलेक्टिव और इंडिविजुअलिस्टिक प्रिविलेजेस आपको देखने को मिलते हैं। ना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब क्या है, अगर आपने प्रिविलेज का मिसयूज किया है तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। एनी वायलेशन ऑफ राइट्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ मेंबर्स पनिशेबल अंडर पार्लियामेंट्री लॉ, पनिश करा जा सकता है।
नो ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस ऑन ब्रीच डेफिनेशन और पनिशमेंट्स। एज सच कोडिफाई नहीं किया रखा, देयर इज नो कोडिफिकेशन कि भाई अगर आप ऐसा ब्रीच करेंगे तो आपको इतनी सजा मिलेगी, इतना फाइन देना पड़ेगा या इतनी सस्पेंशन होगी आपकी, ऐसा कुछ नहीं ले रखा। देयर इज नो कोडिफिकेशन, आज भी कोडिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट इज द बिगेस्ट इशू। ठीक है, नाउ रीसेंट जुडिशियल कंटेक्स्ट की अगर बात करते हैं, अगर केस लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओवररूल्ड 1998 जजमेंट ऑन इम्यूनिटी फॉर वोट्स। प्रीवियस केस अगर हम बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट सीबीआई का, आपको देखने को मिलता है, वहां पर भी प्रिविलेजेस की बात कर रखी है। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू यहाँ पर दो तरह के प्रिविलेजेस देखने को मिलते हैं, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। ये आपने स्टैटिक पोर्शन में भी जरूर पढ़ा होगा, व्हाट आर द कलेक्टिव प्रिविलेजेस एंड व्हाट आर द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। राइट, नाउ अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करती हैं प्रिविलेजेस से, तो सबसे पहले है कॉन्फ्लिक्ट्स विद फंडामेंटल राइट्स। ना अगर हम प्रिविलेजेस की बात करते हैं तो जुडिशरी जो है वो इंटरवीन करती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, कि बेसिकली जब हम प्रिविलेजेस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अब जब हम फ्रीडम्स की बात करते हैं वो भी तो रिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस एक तरह से आर्बिट्रेरीनेस को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो बेसिकली जो डॉक्ट्रिन है लिमिटेड पावर्स की अंडरमाइंड बाय द अनब्रिडल्ड privileged powers, absence of codified privileges, that is also an issue as I've told you। सबसे बड़ा इशू क्या एग्जिस्ट करता है, there is no codification, कोई कोडिफाई करा ही नहीं है कि प्रिविलेजेस कौन कौन सी हैं, और अगर प्रिविलेजेस का ब्रीच किया जाता है तो आपको कैसी पनिशमेंट मिलेगी, there is no codification। तो सबसे बड़ा इशू वो एग्जिस्ट करता है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो स्पीकर एक्ट्स एज द कंप्लेनेंट, एडवोकेट एंड जज इन द ब्रीच केसेस। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हम ब्रीच केसेस की बात करते हैं, यहाँ पर बताएगा कौन कि हाँ जी आपने ब्रीच किया, जुडिशियल पावर्स किसके पास आ जाएंगी, स्पीकर के पास आ जाएंगी। अब स्पीकर क्या है, न्यूट्रलिटी शो करे ना करे, वो पार्टी लाइंस को अपनी फॉलो भी कर सकता है, तो यहां पर आपको इश्यू देखने को मिलता है। फ्री स्पीच डिस्पैरिटी की बात करते हैं, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस रिस्ट्रिक्टेड फ्री स्पीच फॉर सिटीजन। अब यहां पर इशू देखने को मिलता है, भाई आपने बोला कि एमपी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, भाई उसको आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, लेकिन सिटीजन्स को क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आर्टिकल 19 में दिया है, लेकिन उसी के साथ 19 क्लॉज 2 में क्या दे दी, रिस्ट्रिक्शंस। तो सिटीजन्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड स्पीच है, लेकिन एमपीज के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड स्पीच है। नेक्स्ट, कोर्ट्स अर्ज टू बैलेंस फंडामेंटल राइट्स विद लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस। उन्होंने बोला, कोर्ट्स ने बहुत बार बार ये कहा है कि जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जब अनरिस्ट्रिक्टेड आपको एमपीज को दे रखी है, तो आपको सिटीजन्स में देने में क्या दिक्कत है, तो एक तरह से इक्वालिटी मेंटेन किया जाए, चाहे सिटीजन हो चाहे एमपीज हो, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है तो सभी के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड करी जाए, अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो सभी के लिए रिस्ट्रिक्टेड करी जाए। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राउंड्स ऑफ डिफॉर्मेशन ना इन्वोक्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स डिस्पाइट एग्जिस्टिंग जुडिशियल रेमेडी अंडर लिबरल लॉ। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं वो बेसिकली डिसाइड करते हैं डिफॉर्मेशन क्या है, और वो ही जुडिशियल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो एक तरह से पार्लियामेंट के पास क्या आ जाती है, जुडिशियल फंक्शंस आ जाती है, दैट कैन बी आर्बिट्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीकर्स पॉलिटिकल एफिलिएशन। एज आई हैव टोल्ड यू, स्पीकर का रोल जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है डिफॉर्मेशन करा है या आप पे प्रिविलेज मोशन चलाया जाएगा नहीं चलाया जाएगा, वो सारी रोल किसका है, स्पीकर का है। तो स्पीकर बेसिकली पार्टी एफिलिएशन शो कर सकता है, एक तरह से इम्पार्शियलिटी जो बिहेव करनी चाहिए वो पार्शियल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजंस की, अगर तो यूएस अबॉलिश्ड पीनल प्रोविजंस, यूके अबॉलिश्ड प्रिविलेजेस एंटायरली, प्रिविलेजेस को एंटायरली ही रिमूव कर दिया है यूके ने, तो उनसे भी हम यहाँ पर एक तरह से वे फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ऑब्जर्वेशंस जो सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में की गई इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ प्रिविलेज इन इंडिया, प्रिविलेजेस नॉट एब्सोल्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जजमेंट आपको देखने को मिलती है, जो प्रिविलेजेस हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। Unlike UK's House of Commons, privileges in India were statutory pre-independence. Pre-independence में ही statutory थी. Transitioned from statutory to constitutional after independence. थी पहले statutory, लेकिन अब इसको किसका दर्जा दे दिया गया, constitution का दर्जा दे दिया गया। दूसरा, individual members claim of privilege cannot claim immunity under Article 105 and 194 bribery charges related to votes or speeches. तो आप यहाँ पर privilege का सहारा नहीं ले सकते अगर आपने ब्राइबरी, किसी को ब्राइब किया है, किसको पैसे दिए हैं कि आप ये सवाल पूछिए, ये सवाल उठाइए पार्लियामेंट में जाके, तो आप इससे नहीं बच सकते कि आपके पास प्रिविलेज है इसलिए आपने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है। नेक्स्ट, क्लेम्स फेल्स टू फोल्ड टेस्ट। सबसे पहले, कनेक्टेड टू कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव हाउस, फंक्शनिंग रिलेटेड टू एसेंशियल ड्यूटीज ऑफ लेजिस्लेटिव।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पर्पस ऑफ आर्टिकल 104 एंड 195, अगर हम 104 और 194 की बात करते हैं तो एम टू फोस्टर एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू डिबेट एंड डिलिब्रेशन, डिबेट एंड डिलिब्रेशन हो पाए इसलिए प्रिविलेजेस को ऐड किया गया। पर्पस अंडरमाइंड इफ वोट्स और स्पीक ड्यू टू ब्राइबरी। अब बेसिकली यहां पर तो गड़बड़ है ना कि आपको तो प्रिविलेज दे रखी है कि आप जो चाहें वो पूछ सकें, एक तरह से डिबेट एंड डिस्कशन कर सकें, लेकिन आप पैसे नहीं दे सकते हो किसी को कि हाँ जी आप यहां पर अपनी प्रिविलेज को यूटिलाइज करें, ठीक है। तो यहां पर आपको इश्यू देखने को मिलता है। क्लैरिटी है, ठीक है। सो दिस वाज द जजमेंट अंडर सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ यहां पे ये कहा गया है कि जो ब्राइबरी है इट शुड बी एज अ क्राइम इन लेजिस्लेटिव कॉन्टेक्स्ट। So bribery and immunity under Article 105 Clause 2 and 194. Bribery is not immune. आपने किसी को ब्राइब किया है तो आप कोई इम्यूनिटी नहीं पा सकते अंडर प्रिविलेजेस, क्योंकि एमपीज को इम्यूनिटी दे रखी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी को ब्राइब किया है तो वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी आपको प्रिविलेजेस के अंडर। नॉट एसेंशियल टू कास्टिंग अ वोट, अप्लाइज ब्राइबरी इन स्पीचेस विद इन द हाउस और अ कमिटी। इम्पैक्ट क्या होता है इसका? अंडरमाइंस प्रोबिटी, ऑब्वियसली बात है ये अंडरमाइन करता है प्रोबिटी को। वीकन्स द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मिसयूज यहां पर किया जाता है और अपनी इम्यूनिटी का। एंड कंप्लीशन ऑफ ब्राइबरी ऑफेंस, ब्राइबरी ऑफेंस कंप्लीट व्हेन ब्राइब इज एक्सेप्टेड रिगार्डलेस ऑफ एक्शन टेकन। भाई उन्होंने आपसे ब्राइब ले ली, अब उसके बाद सवाल पूछा ना नहीं पूछा वो मर्जी उनकी है, लेकिन आपने तो उनको पैसा दिया ना और उन्होंने पैसा एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब क्या है? ब्राइब इज कंप्लीट। चाहे उन्होंने वो एक्शन जो आपने कहा था वो लिया नहीं लिया, इट डज नॉट मैटर, आपने पैसा दिया उन्होंने पैसा एक्सेप्ट किया तो ब्राइब इज कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव केस पैराडॉक्स रिजॉल्ट, इम्यूनिटी नो लॉन्गर प्रोटेक्ट्स ब्राइबरी रिलेटेड वोटिंग। सो ब्राइबरी रिलेटेड वोटिंग अगर आप करवाई जा रही है, आप ब्राइब देके उनसे वोटिंग करवा रहे हैं, उनकी प्रिविलेज को डैमेज कर रहे हैं, तो वो चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? इम्यूनिटी फोरफिटेड इफ मेंबर वोट्स ड्यू टू, तो इम्यूनिटी आपकी फोरफिट हो जाती है, आपको कोई इम्यूनिटी नहीं है अगर आप पैसा देके यहां पर क्या करवा रहे हैं? वोट डलवा रहे हैं, ठीक है। सो ब्राइबरी एंड करप्शन इरोड द आइडियल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो एक तरह से डैमेज होती है। आप एक तरह से क्या कर रहे हैं? ब्राइब, करप्शन कर रहे हैं, और वो भी पार्लियामेंट में, एक तरह से जिसको सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट माना जाता है डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स हैं वो ही खराब हो रहे हैं अगर आप ब्राइबरी और यहाँ पर करप्शन कर रहे हैं इन आस्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ राज्यसभा कोड ऑफ कंडक्ट आपको 2005 में देखने को मिलता है, लोकसभा करंटली लैक्स अ सीओसी। राज्यसभा के पास है लेकिन लोकसभा के पास आपको कोड ऑफ कंडक्ट नहीं देखने को मिलता है। नाउ गाइडलाइंस क्या है राज्यसभा के कोड ऑफ कंडक्ट की? पब्लिक इंटरेस्ट टू ओवरराइड प्राइवेट इंटरेस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट्स, MPs should avoid conflicts of interest for themselves and families, no participation in debates with direct conflicts. So basically ये आपको कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलता है, मेजर गाइडलाइंस देखने को मिलती है राज्यसभा की। द रिस्ट्रिक्शंस क्या है? प्रोहिबिट्स एक्सेप्टेंस ऑफ फीस, रेम्यूनरेशन और बेनिफिट्स फॉर वोट्स, बिल्स और रेजोल्यूशंस। एंड रूल 293 आपको देखने को मिलता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इंटरेस्ट एस्टैब्लिश्ड पर एथिक्स कमिटी रिकमेंडेशंस एंड एक्सेसिबल अंडर द RTI एक्ट। सो दीज आर द कोड ऑफ कंडक्ट दैट आर एप्लीकेबल टू राज्यसभा, बट ये आपको लोकसभा में देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं, राइट। क्लैरिटी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो हमने लोकसभा, राज्यसभा जो भी न्यूज में रहे हैं डिटेल्स उसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दिस विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। अगेन देखिए पार्लियामेंट वाला सेशन, जो लेजिस्लेचर वाला सेशन है वो काफी बड़ा है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे। पार्ट 1 आज हमने लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी न्यूज हैं, चाहे फिर हमने कोड ऑफ कंडक्ट हो, चाहे स्पीकर की पोजीशन हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, उनके रिगार्डिंग जो भी न्यूज में रहा है दैट वी हैव कंप्लीटेड। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाला पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड इसी के साथ हम PYQs को भी डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।